नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं और भौतिक भूगोल के अंतर्गत आज हम मृदा निर्माण अर्थात सॉइल फॉर्मेशन की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है, किन किन परिस्थितियों में होता है और अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग प्रकार की मृदा है वो क्यों पाई जाती है। यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो मृदा है उसके अंतर्गत ए, बी, सी और डी के संस्तर नज़र आ रहे हैं। ए होता है ऊपरी सतह, बी उससे नीचे वाली सतह, सी जो आंशिक रूप से अपक्रमित चट्टान के ऊपर वाला भाग होता है और डी होता है जो मूल चट्टानें होती हैं जिनसे इस प्रकार की मिट्टी बनी हुई है, सबसे नीचे वाला सन स्तर। तो किसी भी पेड़ की जड़ दो संस्तर तक और तीसरे में हल्के से अंदर तक जाती है। आज हम यही चर्चा करेंगे कि मृदा के निर्माण के लिए मूल तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देख लें कि ये जो एक हॉरिजॉन्टल डायग्राम नज़र आ रहा है उसमें वही ए बी सी आपको यहाँ पे ये संस्तर नज़र आ रहे हैं। ऊपर ये छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं या इनकी जगह बड़े वृक्ष भी हो सकते हैं और ये है जो इनकी रूट्स हैं जो मृदा के अंदर तक जा रही हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सॉइल, तो हम यहाँ चर्चा करें कि मृदा शब्द की जो उत्पत्ति है वो अंग्रेजी भाषा के सॉइल शब्द से हुई है और सॉइल शब्द लैटिन भाषा के सोल्यूम से बना हुआ है। मृदा जो है भू सतह पर पाई जाने वाली जो चट्टान है, सेल है, उसके कणों के विघटन से निर्मित एक पतली परत होती है। अर्थात ये जो मिट्टी है, ये जो मृदा है, ये जो भू सतह है उसके ऊपर जिस प्रकार की रॉक्स पाई जाएगी, चट्टान पाई जाएगी, उसके टूटने से उसी प्रकार की मृदा उस क्षेत्र में बन जाएगी। इसके अंतर्गत जैविक पदार्थ, जल, वायु का मिश्रण होता है। ये ऐसा नहीं है केवल चट्टान का ही भाग है, इसके अलावा वहाँ पे जो पाए जाने वाले जैविक पदार्थ हैं, जल है, वायु है, उन सब का ही मिला जुला रूप होता है, मिश्रण होता है। पृथ्वी पर इसकी जो औसत गहराई है वो लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। अब हम देखें यहाँ पे कि मिट्टी के जो निर्माण है उसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसे हम देखते हैं जब मृदा का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं या उसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि मृदा लाल है, काली है, पीली है या दोमट है, बलुई है, पर्वतीय है, बालू है। तो वो सब कैसे बनी हुई है तो उसके पीछे ये कुछ कारक हैं, जिसमें पहला है पैतृक सेल, अर्थात मृदा की जो प्रवृत्ति है वो डिपेंड करती है मात्र सेल के ऊपर, पैतृक सेल के ऊपर। जिस प्रकार की रॉक से वो बनी हुई है उसके गुण उस मृदा में पाए जाते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट, जलवायु। जलवायु मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। तीसरा वनस्पति, भूमिगत जल और सूक्ष्म जीव, ये कारक किसी भी क्षेत्र में मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे एक मृदा का डायग्राम नज़र आ रहा है आपको, जिसके अंतर्गत जो मूल कारक हैं वो किस प्रकार से उनका इफेक्ट है, जिसमें पेरेंटल मटेरियल, पैतृक चट्टान, जलवायु, वहाँ की टोपोग्राफी, ऑर्गेनिज्म और टाइम, ये सब मिलके किसी भी क्षेत्र की मृदा का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि पैतृक सेल का क्या इफेक्ट है। तो मिट्टी के निर्माण में पैतृक सेलों का मुख्य योगदान होता है। यह मिट्टी के एक बड़े भाग का निर्माण करता है और पैतृक सेलों का निर्माण चट्टानों के अपक्षय की क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। यानी जिससे मृदा बन रही है, हमने जो लास्ट वाला जो चैप्टर पढ़ा था डेनुडेशन प्रोसेस, डेनुडेशन प्रोसेस के अंतर्गत चर्चा की थी कि अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अपक्षय के अंतर्गत क्या था कि जो चट्टान थी मूल, वो टूट के और उसी स्थान पे गिर गई थी
यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पैतृक सेल है उनका निर्माण अपक्षय की क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है और पैतृक सेल से आधारभूत खनिज और पोषक तत्व हैं जो प्राप्त होते हैं, जो मृदा के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये जो अपक्षय से जो रॉक्स बनी हुई है ये टूटेगी और इससे ही नई जो मृदा है वो बनेगी। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट, कि क्लाइमेट के अंतर्गत तापमान और वर्षण को शामिल किया जाता है कि किसी एरिया के अंतर्गत कितना टेम्परेचर है। टेम्परेचर में हम देखेंगे कि वर्ष में न्यूनतम कितना तापमान रहता है वहाँ पे और अधिकतम तापमान कितना होता है। वर्षण की बात करें तो किसी क्षेत्र में होने वाली वर्षा से है कि वो कितने सेंटीमीटर या कितने मिलीमीटर उस एरिया में बारिश होती है। अधिक तापमान में मिट्टी की रासायनिक क्रिया तेज हो जाती है। जो केमिकल प्रोसेस होता है, जो रासायनिक क्रिया प्रोसेस होती है, वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी जो रिएक्शन है, उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो क्रिया है उसमें तेजी आ जाएगी। जबकि कम तापमान में मिट्टी की रासायनिक क्रिया कम हो जाती है, अर्थात मिट्टी का जो विकास है वो बाधित हो जाता है। तो इससे ये विदित हो रहा है कि अधिक टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में मिट्टी का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो तेज गति से होता है, जबकि कम तापमान वाले क्षेत्रों में अपेक्षाकृत धीमी गति से मिट्टी का डेवलपमेंट होता है। मिट्टी में सूक्ष्म जीव अर्थात जीवाणु और कवक पाए जाते हैं। तापमान के बहुत अधिक अथवा बहुत कम होने की स्थिति में सूक्ष्म जैविक क्रियाएं प्रभावित होती हैं और सम तापमान होने पर सूक्ष्म जैविक क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो जैविक क्रियाएं हैं, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इससे ये विदित हो रहा है कि किसी भी क्षेत्र में मृदा के निर्माण में जो क्लाइमेट है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिस प्रकार से पैतृक रॉक्स थी। बारिश की बात करें तो किसी क्षेत्र में जब मूसलाधार बारिश होती है तो निछालन की क्रिया प्रभावित होती है। निछालन को देखें कि जहां अधिक वर्षा होती है वहां मिट्टी के खनिज पदार्थ, पोषक तत्व रिस रिस कर निचले स्तर में पहुंच जाते हैं। इसे कहते हैं निछालन का प्रोसेस। इसके अंतर्गत ऐसे होगा कि किसी एरिया में बहुत ज़्यादा जब बारिश हो रही है तो उसके जो मूल जो पदार्थ हैं वो इस प्रकार से रिसके और नीचे की तरफ चले जाएंगे और ये जो प्रोसेस है ये निछालन का प्रोसेस कहलाता है। निछालन की क्रिया से मिट्टी के खनिज पदार्थ निचले सिरों में चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप ऊपर की जो परत है वो अनउर्वरक हो जाती है, अर्थात उर्वरक क्षमता उसकी घट जाती है। देखिए इम्पोर्टेंट प्रोसेस है निछालन। प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का, बड़ा भी आ सकता है कि निछालन की क्रिया किसे कहते हैं। तो बहुत सीधा सा है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह प्रोसेस होता है और अधिक वर्षा की वजह से जो मृदा के ऊपर जो खनिज पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो उस पानी के साथ रिस के नीचे चले जाते हैं और ऊपर की परत है वो अनउपजाऊ हो जाती है। उदाहरण के लिए निछालन की क्रिया के द्वारा केरल में लेटराइट मृदा का निर्माण हुआ है। मानसून की शुरुआत केरल से होती है, खूब बारिश होती है तो वहाँ पे इस प्रकार की लेटराइट मिट्टी पाई जाती है जो निछालन का परिणाम है। लेटराइट एक निछालित मिट्टी है और लेटराइट मिट्टी खाद्यान्नों के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए केरल में पेय पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, नारियल, रबड़, मसाले आदि की खेती है जो अधिक मात्रा में की जाती है, क्योंकि इसके ऊपर खाद्यान्न फसलें नहीं उगती, ये ऊपरी परत इसकी अनउपजाऊ होती है। शुष्क क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक होता है। वाष्पीकरण अधिक होने से भूमिगत जल में केशिका क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान जैसे क्षेत्रों में भूमि के ऊपरी परत में चूना और कैल्शियम जैसी परत बिछ जाती है, जिससे भी मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है। इस प्रकार अधिक वर्षा, अधिक तापमान के कारण जलवायु मिट्टी को प्रभावित करती है। ये जो केशिका क्रिया है ये निछालन के बिल्कुल विपरीत है। इसके अंतर्गत बाष्पीकरण होता है तो उसके साथ जो नीचे का खनिज लवण है वो ऊपर की परतों में आ जाता है और ऊपरी परतें अनउपजाऊ हो जाती हैं चूना और कैल्शियम के कारण। इसे केशिका क्रिया
कहते हैं, जिसमें नीचे से पदार्थ ऊपर की ओर आता है। पानी जब बांस बन के ऊपर उठता है और ये जमीन के ऊपर भिज जाता है। नंबर 3 वनस्पतियां हैं। वनस्पतियों में हम देखें तो वनस्पति मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा का निर्धारण करती हैं। मृदा में विद्यमान विघटित जैविक पदार्थ जिसकी उत्पत्ति वनस्पति और जंतुओं के सड़ने गलने से होती है, इस प्रकार की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। उदाहरण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पतियों के कारण यहाँ मिट्टी में अधिक ह्यूमस पाया जाता है। जहाँ अधिक वनस्पति होगी वहाँ पे अधिक ह्यूमस होगा। नंबर 4 भूमिगत जल है। जल मृदा का एक मुख्य घटक है। जल की मात्रा का प्रभाव मृदा की उर्वरता पे पड़ता है और जल की मात्रा से मिट्टी के रासायनिक तत्व भी प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव मृदा में वनस्पति और जीवों के अवशेष को सड़ा गलाकर वियोजित करके खनिजों और जैविक पदार्थों को अलग करते हैं और मिट्टी में ह्यूमस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये कुछ मूल कारक थे जिसके अंतर्गत पैतृक चट्टान, जलवायु, वनस्पति, भूमिगत जल और सूक्ष्म जीव मृदा निर्माण को प्रभावित कर रहे हैं। लास्ट हम देखें तो मृदा का संगठन, कंपोजिशन किससे बनी हुई है। तो मुख्य रूप से 5 एलिमेंट से, तत्वों से बनी हुई है। खनिज पदार्थ लगभग 40 से 45%, ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ 5 से 10, जल 25%, मृदा में वायु 25% और सूक्ष्म जीव, कवक और जीवाणु होते हैं। इस प्रकार मृदा का निर्माण होता है। लास्ट हम देखें तो यहाँ पे ये वही सॉइल कंपोजिशन है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल, एयर, वाटर एंड मिनरल्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं कि कार्बनिक पदार्थ जो है 5% है, खनिज पदार्थ 45 हैं और जल और वायु 25% मृदा के अंतर्गत पाई जाती है। ह्यूमस देखें तो मृदा में वनस्पति और जीवों के सड़े गले अवशेष और जैविक पदार्थों के ह्यूमस कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जिस प्रकार से निछालन, केशिका और ह्यूमस। ह्यूमस क्या है तो मृदा में वनस्पति और जीवों के सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस के निर्माण में कवक और जीवाणु की भूमिका होती है। मृदा की परिच्छेदिका। तो किसी मृदा की सतह से लेकर उसकी मूल चट्टान तक मृदा के जो संस्तर हैं, तो शुरुआत में हमने देखे थे कि A, B, C और D थे। एक ऊर्ध्वाधर खंड परिच्छेदिका कहलाता है। यहाँ पे ये देखिए, ये संस्तर हैं A, B, C और D। तो ये है सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण, उसको प्रभावित करने वाले कारक और मृदा की परिच्छेदिका। मृदा की प्रवृत्ति मूल चट्टानों और क्लाइमेट जो है उसके साथ जो 3-4 कारक हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। थैंक यू।